प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब तुम्हें किसी लफ्ज़ से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर जवाब दो या वही अल्फाज लौटा दो। बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। हादिया और नबीहा की तरफ से मौलिम रेडियो प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बात से पहले सलाम करो। हमें चाहिए कि हम जब भी किसी से मिलें तो बात करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहें। इसमें बरकत भी है और मोहब्बत भी। बिल्कुल सही कहा आपने हादिया। इसके साथ साथ जिसको सलाम किया गया हो उसे चाहिए कि वो जवाब में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे। इसका मतलब है तुम पर भी सलामती और अल्लाह की रहमत हो। देखो हादिया, कितने प्यारे अल्फाज हैं ये। इन अल्फाज से हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत और एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर वाकिफ़ और नावाकिफ़ को सलाम किया करो और किसी से ऐसे नाराज़ ना हो कि सलाम तक छोड़ दो। अगर तुम सलाम को आम करोगे तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डालेगा और मालों में बरकत। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अपने रिश्तेदारों में वक्ती नाराज़गी हो जाती है तो हम उनको सलाम भी नहीं करते। ये गलत बात है। अव्वल तो हमें बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए। और अगर ऐसा ना हो तो जब भी मिले या आमना सामना हो जाए तो सलाम ज़रूर करना चाहिए। इस तरह अल्लाह ताला हमारे दिलों को खुद ब खुद नरम कर देते हैं और हम सुलह कर लेते हैं। नाराज़गी ख़त्म करने का बेहतरीन नुस्खा सलाम करना है। नबीहा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस भी है कि जब तुम अपने घर से जाओ तो घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहा करो और जब घर वालों को घर आकर वापस मिलो तो फिर अस्सलाम वालेकुम कहो, चाहे घर में कोई भी मौजूद ना हो। इस तरह सलाम करने से सवाब भी मिलता है और बरकत भी होती है। आपस में सलाम करने से हमारे दिलों में आजिज़ी रहती है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल खाना खिलाना और हर एक को सलाम करना है। आपस में सलाम करने के चंद उसूल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। नंबर 1, पैदल चलने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो बैठे हुए लोगों को सलाम करें। नंबर 2, छोटे अपने बड़ों को सलाम करें। और नंबर 3, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करने में पहल करे। प्यारे बच्चों, इन सब बातों से हमें ये समझ आती है कि जो सलाम करने में पहल करता है वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा प्यारा होता है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। आज हम बात करेंगे अपने कौमी परचम के बारे में, लेकिन मैं सोच रही थी कि आपको आज एक कहानी सुनाऊं। तो हुआ यूं कि एक बच्चा था जिसका नाम साकिब था। कोई आपकी उम्र का होगा। 14 अगस्त नज़दीक आ रही थी और उसका दिल चाह रहा था कि अपने घर को झंडियों से सजाए। उसने अपनी इस ख्वाहिश का जिक्र अपनी दादी से किया। वो भी बहुत खुश हुई और उन्होंने उसे झंडियाँ खरीदने के लिए अपने पास से पैसे भी दिए। वो बहुत पुरजोश था। उसे ना सिर्फ अपना घर सजाना था बल्कि अपने स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब के लिए तकरीर की तैयारी भी करनी थी। स्कूल से वापसी पर उसने रास्ते से ढेर सारी झंडियाँ खरीदी
घर पहुंचकर वो उन्हें डोरी में पिरोने लगा। दादी और उसकी छोटी बहन अस्मा भी उसकी मदद करने लगी। खाने का वक्त हो गया था, लेकिन उसे कहाँ होश था। उसे तो बस इस बात की फिक्र थी कि शाम होने से पहले सारे घर को सजा दे। झंडियां डोरी में पिरोते पिरोते कई झंडियां फट भी गईं। इस दौरान दादी जान नमाज के लिए जा चुकी थी। साकिब और उसकी बहन ने बहुत मेहनत से घर को झंडियों से सजाया, लेकिन ये क्या, शाम को दादी जान जब कमरे से बाहर आईं तो बजाय खुश होने की वो साकिब और अस्मा पर बहुत नाराज हुई। आपका क्या ख्याल है, वो क्यों नाराज हुई होंगी? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी? नहीं, नमाज तो पढ़ी होगी। अच्छा, आपका ख्याल है उन्होंने घर अच्छी तरह नहीं सजाया होगा? नहीं, ये बात भी नहीं है। अरे एक मिनट रुकें, ये बच्चा कुछ कहना चाह रहा है। जी बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। साकिब और अस्मा ने सजाने के दौरान जो झंडियां फट गई थी उन्हें जमीन पर ही पड़ा रहने दिया था। इसी बात पर दादी जान खफा हुई। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान होता है, इसलिए इसकी इज्जत और इसका एहतराम हम पर फर्ज है। अक्सर 14 अगस्त के मौके पर बच्चे जोशो खरोश से झंडियों और झंडों से घर को तो सजा लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो उन्हें समेट कर रखना भूल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि वो कागज की झंडियां जिस पर हमारे मुल्क का परचम छपा हुआ होता है गलियों और सड़कों में इधर उधर बिखरा हुआ नजर आता है। नतीजा ये निकलता है कि वो कागज की झंडियां जिस पर हमारे मुल्क का परचम छपा हुआ होता है गलियों और सड़कों में इधर उधर बिखरी हुई नजर आती हैं, जो कभी पैरों में आती हैं तो कभी नालियों में बहती नजर आती हैं। ये परचम की तौहीन है। वो दोनों दादी जान की बात सुनकर सख्त शर्मिंदा हुए। उन्होंने फौरन घर के सहन से सारी झंडियां समेटी और उन्हें एक गत्ते के डब्बे में हिफाजत से रखा। उन दोनों ने दादी जान से वादा किया कि 14 अगस्त गुजरते ही वो इन झंडियों को एहतियात से उतारकर इस डब्बे में संभाल कर रखेंगे। इस तरह ये आइंदा भी काम आएंगी। और सबसे अच्छी बात जो साकिब ने कही वो पता है क्या? साकिब ने कहा कि मैं कल अपनी तकरीर में बच्चों को ये बात समझाऊंगा कि कौमी परचम की किस तरह इज्जत करनी चाहिए और उसे कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। देखा बच्चों, हमारा परचम हमारी पहचान है, हमें उसे सरबुलंद रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा परचम सरनिगूं हो। आपको पता है परचम कब सरनिगूं होता है? सरनिगूं होने का मतलब है परचम को बजाय ऊंचा लहराने के इसे झुका दिया जाए या इसे नीचा कर दिया जाए। ये उस वक्त होता है जब कोई कौमी सानिहा या हादसा हो। अल्लाह करे हमारा परचम हमेशा ऊंचा रहे, आमीन। चलिए एक अच्छा सा गीत सुनते हैं, फिर आज का सबक पढ़ते हैं। ये गीत है इस परचम के साए तले हम एक हैं।
पता था कि ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। बस ये अहद कर लें, किसी भी कौमी दिन के मौके पर हम अपने कौमी परचम को ज़मीन पर नहीं गिरने देंगे। चलें आज का सबक सीखते हैं। सेगमेंट है आइए सीखते हैं। आज हम अलिफ बाई तरतीब सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे अब ये अलिफ बाई तरतीब क्या है? तो भाई मैं किस लिए हूँ यही तो बता रही हूँ कि अलिफ बाई तरतीब का मतलब है कि अल्फाज और इसमों को अलिफ बे पे ते की तरतीब से लिखना। मसलन ये 4 अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है उल्लू, दूसरा है चूहा, तीसरा है बिल्ली और चौथा है मुर्गी। अब अलिफ बाई तरतीब के साथ इन अल्फाज को हम इस तरह लिखेंगे। पहले लिखेंगे उल्लू, फिर लिखेंगे बिल्ली, फिर चूहा और फिर मुर्गी। अब इसकी वजह भी बता दूं। देखिए, क्योंकि उल्लू अलिफ से शुरू होता है, बिल्ली बे से, चूहा चे से और मुर्गी मीम से। अलिफ बाई तरतीब में हम हुरूफ तहजी की तरतीब का ख्याल रखते हैं। एक और मिसाल देखते हैं। पहला लफ्ज़ है आड़ू, दूसरा नाशपाती, तीसरा सेब, चौथा केला, पांचवा अंगूर। अब इसकी तरतीब बताएं। जी, कौन बताएगा? अच्छा आप बताइए। सबसे पहले क्या कहा आपने? आड़ू, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अंगूर, शाबाश। और बताइए। सेब, ठीक है। सेब के बाद केला और खूब, और आखिर में बहुत खूब, और आखिर में रह गई नाशपाती। है ना दिलचस्प काम? लेकिन एक बात याद रखने वाली है, वो ये कि कभी कभी इबारत में ऐसे हुरूफ भी आ जाते हैं जिनका पहला हर्फ एक जैसा होता है, जैसे आड़ू, आम, आग। अब इसको अलिफ बाई तरतीब में कैसे लिखेंगे? चले मैं बताती हूँ। देखिए, क्योंकि आड़ू का दूसरा हर्फ रे है और आम का दूसरा हर्फ मीम और आग का दूसरा हर्फ गाफ है, तो हमें ये याद रखना होगा कि हुरूफ तहजी में रे पहले आता है और गाफ फिर मीम। तो तरतीब इस तरह होगी आड़ू, आग और आम। अब ज़रा एक मश्क करें और मुझे बताएं कि बिस्तर, बच्चा और बंदर, इन तीनों अल्फाज को हम किस तरह लिखेंगे? चलिए 10 सेकंड देती हूँ मैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जी जनाब। तो बिस्तर, बच्चा और बंदर। पहला लफ्ज़ क्या होगा? बे के बाद पहला हुरूफ तहजी है चे और फिर सीन और फिर नून। तो इन अल्फाज की अब आप तरतीब क्या बताई आपने? जी बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले है बच्चा, फिर बिस्तर और फिर बंदर, क्योंकि बच्चा का दूसरा हर्फ है चे और बिस्तर का सीन और बंदर का नून। तो हुरूफ तहजी के एतबार से इनकी तरतीब चे, सीन और नून हुई। अब ज़रा अपनी कॉपियाँ निकालें और जो अल्फाज मैं कहूँ उन्हें लिखते जाएं। मैं आपको 3-3 अल्फाज का एक सेट बोलूँगी। आपने हर सेट को एक लाइन में लिखना है और उसको फिर अलिफ बाई तरतीब में लाना है। सब तैयार है? वेरी गुड। पहला सेट लिखिए। बारिश, बादल, बुलबुल। लिख लिया आपने? अब एक लाइन छोड़ दीजिए। अब दूसरा सेट लिखेंगे। पहला सेट रिपीट करूं मैं? ओके। बारिश, बादल, बुलबुल। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। अब अगली लाइन में लिखें परिंदा, परचम, पाकिस्तान। मैं रिपीट कर रही हूं। परिंदा, परचम, पाकिस्तान। ठीक है। तीसरा सेट लिखिए। लकड़ी, लाल, लोटा। मैं रिपीट कर रही हूं। लकड़ी, लाल, लोटा। चलिए एक दफ़ा फिर गौर से सुन लीजिए। पहले सेट में है बारिश,
बादल, बुलबुल। दूसरे सेट में है परिंदा, परचम, पाकिस्तान। और तीसरा सेट है लकड़ी, लाल और लोटा। तो जी हमने इयादा कर लिया और चेक करते हैं क्या आपने सही लिखा है। तो पहले सेट का पहला लफ्ज़ क्या लिखा है आपने? जोर से बोलिए। जी बिल्कुल, बादल। और दूसरा क्या है? बारिश, क्योंकि बादल में दाल पहले आता है और बारिश का रे दाल के बाद आता है। और तीसरा क्या लिखा है? बुलबुल। ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा, अब दूसरा सेट कौन बताएगा? जी आपने हाथ उठाया है, आप पहले बताइए। पाकिस्तान, परचम और परिंदा। अरे वाह, इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल हुई है। अच्छा, क्यों? ओह, आपने कहा पर के 2 अल्फाज थे। हाँ, तो हमने अभी सीखा था कि हमें फिर वो तीसरा लफ्ज़ देखना होगा जो हुरूफ तहजी की तरतीब के मुताबिक हो। तो यहाँ परचम का जो चे है वो परिंदे के नून से पहले आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब तीसरा सेट भी चेक करते हैं। आप बताइए। लाल, पहला आपने कहा लाल, फिर आपने कहा लकड़ी और फिर लोटा। बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए जनाब, तो फिर अब आप अपनी डायरी खोलिए और होमवर्क की जानिब आइए। और हमारा सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। सबके पास डायरी खुली हुई है, अपने पेंसिल या पेन निकालिए और जो मैं काम लिखवा रही हूँ उसे लिखिए। मैं आपको अलिफ बाई के लिए कुछ अल्फाज कहूँगी, आपने वो सेट लिखने हैं। ओके, मैं आपको 2 सेट बताऊँगी। पहला सेट लिखिए, चिड़िया, चूज़ा, चांदी। दूसरा सेट लिखिए, दवा, दाग, दुनिया। मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। पहला सेट है जिसमें 3 अल्फाज हैं, चिड़िया, चूज़ा, चांदी। दूसरा सेट है दवा, दाग, दुनिया। आपने इनको अलिफ बाई तरतीब में लिखना है। ठीक है, एक और होमवर्क है। अपनी कॉपी में पाकिस्तानी परचम की तस्वीर बनाएं, उसमें रंग भरें और उसकी इज्जत और एहतराम के बारे में 5 जुमले लिखें। अपनी कॉपी में पाकिस्तानी परचम की तस्वीर बनाएं, उसमें रंग भरें और उसकी इज्जत और एहतराम के बारे में 5 जुमले लिखें। ठीक है, तो अब जल्दी से रिव्यू करते हैं, इयादा करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? चलिए आप बताइए। आपने कहा पहले हमने कौमी परचम की कहानी सुनी, उसकी अहमियत जानी और फिर अलिफ बाई तरतीब सीखी। शाबाश। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आज का उर्दू का लेसन तो बहुत दिलचस्प था। हमें अपने कौमी परचम की अहमियत का अंदाज़ा हो ही गया होगा। नबीहा, I challenge you to a riddle contest. ठीक है हादिया, I accept your challenge। आज हम एक दूसरे से पहेलियाँ पूछेंगे और इस खेल के 3 राउंड्स होंगे। देखते हैं कौन जीता है। ठीक है नबीहा, पहली रिडल मैं पूछूंगी। What cannot be used until it's broken? ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो तोड़े बगैर इस्तेमाल ही नहीं हो सकती? क्या हो सकता है? हादिया, कोई हिंट दो। नबीहा, ये ऐसी चीज है जिसे हम खा सकते हैं। ओह अच्छा, अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। क्या ये अंडा है ना? बिल्कुल सही नबीहा। अब आपके पास 1 पॉइंट है। बताओ इसका क्या जवाब होगा? What has many keys but can't open a single lock? बहुत सारी कीज हैं लेकिन कोई ताला नहीं खोल सकता। एक हिंट चाहिए मुझे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हादिया, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ओह, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? एक सेकंड। ओह हाँ, पियानो है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी म्यूजिकल कीज होती हैं। बिल्कुल सही। अब ये हमारा आखिरी राउंड है। देखते हैं कौन जीतेगा। हम दोनों के पास सेम पहेली आएगी। जिसने सही जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। ठीक है नबीहा। रिडल है, इट बिलोंग्स टू यू बट अदर पीपल यूज इट मोर देन यू। व्हाट इज इट? मैं पहले जवाब दूंगी, लेकिन मेरी तो कोई चीज नहीं है ऐसी जो दूसरे इस्तेमाल करते हो और मैं ना यूज करती हूँ।
क्या हो सकता है? हादिया, आपके पास बहुत कम वक्त रह गया है जवाब देने के लिए। मुझे नहीं पता। नबीहा, आप कोशिश करके देखें। कोई ऐसी चीज जो मेरा है लेकिन मेरे अलावा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? नबीहा, आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, जल्दी करें। ओह हाँ, मुझे जवाब पता चल गया है। इसका जवाब है मेरा नेम, यानी नाम, क्योंकि मेरा नाम मेरे अलावा बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। वाह नबीहा, आप जीत गईं। ये इसी जीत के साथ सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपकी मेज़बान राहिला माहीन 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आपके पास पेंसिल, इरेजर, रूलर होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाने के दौरान आपको सवालात लिखवाऊंगी जिनको आपने सुनकर हल करना होगा। ठीक है ना? तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। तो आज की मैथमेटिक्स की मशीन में है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। आज हम नंबरों को उनके साइज के हिसाब से कंपेयर करेंगे। आपको ये बताना होगा कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है, या कहीं नंबर बराबर तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। अपने दोनों हाथ खोल दीजिए, दोनों हथेलियां खोल दें। सीधे हाथ की पहली उंगली को बंद कर दें और उल्टे हाथ की 5 उंगलियां खुली रहने दीजिए। ठीक है? अच्छा, अब जरा ये बताएं कि किस हाथ की ज्यादा फिंगर्स खुली हुई हैं। बिल्कुल सही, उल्टे हाथ की, जिसमें 5 उंगलियां खुली हुई हैं। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। अम्मी की इजाजत से किचन से 10 अदद प्याज लेकर आइए। 10 अनियंस। अच्छा, अब आप क्या करें जी, ले आए आप लोग? अच्छा, एक साइड पर रख दें 3 प्याज और एक साइड पर रख दें 7 अनियंस। कौन सी साइड पर ज्यादा अनियंस हैं? बिल्कुल सही, बिकॉज 7 इज बिगर देन 3। चले, अब मैं आपको 2 नंबर दे रही हूं, 14 एंड 19। आपको ये बताना है दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। बिल्कुल सही, 19। फौरन ही आपने जवाब दे दिया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सवाल में कोई सिंबल डाल दे ताकि देखते ही पता चल जाए कि कौन सी साइड वाला नंबर बड़ा है। अब आप ये जुमला तो नहीं लिखेंगे ना कि 19 जो है वो 14 से बड़ा है, या 19 इज ग्रेटर देन 14। देखिए, हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि सिंबल्स, मैथ सिंबल्स मेक टास्क वेरी इजी। जैसे ऑपरेशन के साइन होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं। आप बजाय पूरा जुमला लिखने के एक सिर्फ सिंबल डाल देते हैं और हम इसे रीड इसी तरह करते हैं, लेकिन में वो लिखने में वो एक छोटा सा सिंबल होगा। तो ग्रेटर देन के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है उर्दू का हर्फ दाल। दाल लिखते हैं ना आप लोग जी। दाल जो है क्रोकोडाइल माउथ की तरह होता है और ये बड़े नंबर को खा जाता है। तो जहां पर भी बड़ा नंबर होगा ये उसी तरफ खुलेगा। ठीक है ना? अब हमारे पास है 19 और 14। तो अब मुझे बताएं कि क्रोकोडाइल माउथ किसकी तरफ ओपन होगा? बिल्कुल सही, 19 की तरफ। तो आप लिखेंगे कि 19 इज ग्रेटर देन 14। तो 19, उसके बाद आपने दाल लिखा और उसके बाद आपने 14 लिख दिया। तो आपका बन गया 19। वो जो सिंबल है वो आपको बताएगा ग्रेटर देन, और ये हो गया 14 जी। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ दोनों जगह पर लिखा है 19, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे भाई ये तो बराबर है। बराबर को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल टू, और इसका सिंबल होता है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो 19 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। अब आपको कंपैरिजन ऐसे करना है कि आपने इनको ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है। अब हम अरेंज कैसे करेंगे? 2 तरह के ऑर्डर में नंबरों को अरेंज किया जाता है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं।
तो जब हम पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो पहली सीढ़ी हो गई 1, दूसरी सीढ़ी हो गई 2, तीसरी सीढ़ी हो गई 3 और इसी तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी हमारी काउंटिंग शुरू होती है सबसे छोटे नंबर से और खत्म होती है सबसे बड़े नंबर पर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। अब आ जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। अब इसमें आपके पास एक क्लू है, जैसे इसमें है डी, डिसेंडिंग का डी, इसका मतलब है डाउन, गोइंग डाउन, यानी हमें सीढ़ियों में ऊपर से नीचे आना है, ठीक है ना। वी हैव टू कम डाउन, यानी हम 10वीं सीढ़ी पर हैं तो हम नीचे आएंगे तो पहला होगा 9, फिर होगा 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हम नीचे पहुंच गए। इसका मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा और आखिर में सबसे छोटा। तो इसको आसान ज़बान में हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर मीन्स गोइंग अप, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कमिंग डाउन। अब हम कुछ नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। आप जरा कॉपी में लिखना शुरू करें। पहले नंबर हैं हमारे पास 3, एक है 253, दूसरा नंबर है 8, तीसरा नंबर है 27। मैं दोबारा बता रही हूं, पहला नंबर है 253, फिर है 8 और उसके बाद है 27। अब हमें इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए सबसे पहली ट्रिक ये है कि इन तमाम नंबर के टोटल डिजिट्स कितने हैं। जी, हाउ मेनी डिजिट्स इन 27? बिल्कुल सही, 2। हाउ मेनी डिजिट्स इन 8? 1। हाउ मेनी डिजिट्स इन 253? 3। तो सबसे कम डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 8। जी, तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा डिजिट होगा? वो होगा 27 और उसके बाद 253। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? 8, 27, 253। चलिए अब हम दूसरे नंबर लिखते हैं। पहला नंबर है 1337, 1337। दूसरा नंबर है 15, 15। तीसरा नंबर है 129। दोबारा रिपीट कर रही हूं, 1337, 15, 129। तीनों नंबर हो गए। अब इन्हें हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले और छोटा नंबर सबसे आखिर में। हमें जाना है बड़े से छोटे की तरफ। तो बच्चों स्टेप वही है, हमें ये देखना है कि इन नंबरों के डिजिट्स कितने हैं। 129 में कितने डिजिट्स हैं? 3, बिल्कुल सही। 15 में कितने डिजिट्स हैं? 2, बिल्कुल सही कहा। और 1337 में कितने डिजिट्स हैं? 4। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर जिसके डिजिट सबसे ज्यादा हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1337, उसके बाद लिखेंगे 129 और आखिर में लिखेंगे 15। ठीक है ना, यानी 1337, 129, 15। ये हो गया हमारा आंसर। चलें अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। एक नंबर है 15, दूसरा नंबर है 33 और तीसरा नंबर है 29। अब इनको अरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ, 15, 33, 29। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या है? काउंट द टोटल डिजिट। ओह, ये क्या हुआ? ये तो सारे 2 डिजिट्स नंबर हैं। फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे? 2 डिजिट्स में 2 प्लेस वैल्यू होती है, यूनिट और 10। अब हम देखते हैं कि 10 कितने हैं, यानी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हमारी 10 है। तो हमें ये देखना है कि 29 में कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं, बिल्कुल सही। 33 में कितने टेंस हैं? 3, वेरी गुड। और तीसरा नंबर है 15 में कितने टेंस हैं? 1, बिल्कुल सही। तो आपको अब समझ आ गया सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। यानी कि 33,
दूसरे नंबर पे 29 और तीसरे नंबर पे 15। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो कि है लेट्स प्रैक्टिस। अब हम थोड़ी सी मश्क कर लेते हैं। मैं आपको दे रही हूँ 3 नंबर, आपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नंबर है 29, 1250, 235। मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, 29, 235, 1250। अच्छा, अब हमने इसे करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जी कौन बताएगा? जी सबसे पहले हम टोटल डिजिट्स काउंट करते हैं। 29 में 2 डिजिट्स हैं, 1250 में 4 डिजिट्स हैं, 235 में 3 डिजिट्स हैं। तो सबसे कम डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 29। तो क्या तरतीब बनेगी इनकी? सबसे पहले लिखेंगे 29, उसके बाद लिखेंगे 235 और सबसे आखिर में हम लिखेंगे 1250। है ना, समझ आ गया? चलें अब अगला सवाल लिखें। अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स हैं 17, 295, 753। नंबर रिपीट कर रही हूं मैं, 17, 295, 753। तो पहला स्टेप वही, काउंट द डिजिट्स। 753 में 3 डिजिट्स हैं, 17 में 2 डिजिट्स हैं और 295 में 3 डिजिट्स हैं। ओह, फिर मसला हो गया। 295 और 753 में 3 डिजिट्स हैं। अब हम इन नंबरों को कैसे कंपेयर करें? बताइए। बिल्कुल सही, इनकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो 295 की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 100। और कितने 100 है? 200। 753 की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 और प्लेस कितने 100 है? 700। तो बड़ा कौन हो गया? 753। ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा 295 और तीसरे नंबर पे आ जाएगा 17। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स रिकैप। चलें हम जरा दोहराते हैं। तो बच्चों आज हमने सीखा कि 2 नंबरों को कंपेयर करने के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्रोकोडाइल माउथ, मगरमच्छ का मुंह की तरह होता है। उर्दू का एक हर्फ है दाल, जिसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। अगर 2 नंबर एक जैसे हों तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसके साथ हमने दूसरा कॉन्सेप्ट भी किया कि अगर नंबर मोर देन 1 हो तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? हम उन्हें अरेंज करके लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, जैसे हम सीढ़ियां नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, जैसे सीढ़ियां ऊपर से नीचे की तरफ उतरना। फिर हमने नंबरों को कंपेयर किया। हमने कंपैरिजन में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखे। जब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स सेम थे तो फिर हमने हाईएस्ट प्लेस वैल्यू चेक की। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मैथ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप जरा जल्दी से मैथ्स की बुक्स निकालें, कॉपियाँ निकालें और कंपेयरिंग नंबर्स को सिंबल की मदद से मुकम्मल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राहिला माहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Let's do some exercises. अब हम शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज में, जिसमें आपको अपनी कमर पे हाथ रख के उछलना है। तो शुरू करते हैं पहली वार्म अप एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें आप सीधा खड़े हो जाएं। हम अब सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए,
2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें आपको अपने दाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, पाँव की उंगलियों को छूना है। सही है? अब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। अब आप सीधा खड़े हो जाएं। अब आपको अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पाँव को छूना है, मतलब जो आप कर रहे थे उसका उलट करना है। मैं वापस 5 तक काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। अब वापस सीधा खड़े हो जाएं। वापस से हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। सही है? तो नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफ़ा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। अस्सलामुअलैकुम अंकल शेरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। अंकल जी, हमने सुना है कि आपके पास एक टाइम मशीन है जिससे हम वक्त में ट्रैवल कर सकते हैं। क्या ये सच है? जी हाँ। तो क्या हम आज 3300 BC में जा सकते हैं? क्यों नहीं, मगर इतने पीछे आपने जाना क्यों है? वो दरअसल मैं चाहती हूँ कि आज हमारे सुनने वालों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के मनाजिर बयान किए जाएं, जिसे हम वादी सिंध की कदीम तहजीब के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हैं? अंकल शेरी, हम इस वक्त कहाँ पर हैं? हम इस वक्त मोहनजोदड़ो में हैं, जो सिंध की कदीम तहजीब का सबसे बड़ा शहर है। वाओ अंकल, सिंध की कदीम तहजीब तो तकरीबन 3000 BCE की नहीं है? जी बिल्कुल। वादी सिंध की कदीम तहजीब 3300 BCE से लेकर 1300 BCE तक मौजूद थी। वादी सिंध की कदीम तहजीब साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया की सबसे पुरानी तहजीब थी। मगर आप ये पूछ क्यों रही हैं? क्योंकि यहाँ के पक्की ईंटों से बने हुए घर देखकर ये महसूस नहीं हो रहा कि ये इतनी कदीम तहजीब है। वादी सिंध की कदीम तहजीब अपने वक्त की सबसे तरक्की याफ्ता तहजीब में से एक है। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये एहसास होगा कि यहाँ छोटे शहरों और गाँवों को मुकम्मल मंसूबा बंदी से बनाया जाता था। अंकल, ये घरों के बाहर नालियों में बहता हुआ पानी क्या है? ये सीवरेज यानी गंदे पानी के निकास के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम मौजूद है। इसी तरह पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वादी सिंध की कदीम तहजीब में दरियाए इंडस के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो कनाल्स इसीलिए बनाए गए हैं? हाँ, इनसे इंसानों और फसलों के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है। यहाँ मार्केट में कोई एक मखसूस पेशा नजर नहीं आ रहा। अंकल जी, आप हमें ये बताएं कि सिंध की कदीम तहजीब में लोगों का ज़राए माश क्या था? सिंध की कदीम तहजीब में कई हुनरमंद अफराद मौजूद थे जो कि लकड़ी, तांबा, लेड और पीतल के इस्तेमाल से अपनी मुख्तलिफ चीज़ें बनाते थे और उनकी तिजारत भी करते थे। इसी तरह कई लोग काश्तकारी के भी शोबे से वाबस्ता थे। हाँ, वो किसान अपनी फसल काट रहे हैं दरिया किनारे। अच्छा अंकल जी,
आपने शुरू में हमें बताया था कि मोहनजोदड़ो सिंध की कदीम तहजीब के बड़े शहरों में से एक था। क्या कोई और शहर भी थे? हाँ बिल्कुल, सिंध की कदीम तहजीब के 2 बड़े शहर थे, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, जिनकी एक वक्त में आबादी तकरीबन 30,000 से 60,000 तक जा पहुंची थी। क्या हम हड़प्पा जा सकते हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये क्या अंकल, ये तो सारा वीरान पड़ा है। आपने कहा था ये तो सबसे बड़ी आबादियों में से एक है। हम कई सौ साल आगे आ चुके हैं। ये इंडस सिविलाइजेशन के जवाल का वक्त है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को जवाल कैसे आया था अंकल? ये देखो, दरियाए इंडस का पानी कितना कम हो गया है, जिसकी वजह से नदी और नाले भी सूख गए हैं, जमीन बंजर हो गई है और इसी वजह से यहाँ के रिहायशियों ने दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी करनी शुरू कर दी है। अंकल, आज के इस सफ़र में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी आज ज़रूर कुछ सीखा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें अब वापस चलते हैं। पानी ख़त्म होने को खुशसाली या कहत कहा जाता है, जो कि एक कुदरती आफत है। अपने अगले सेगमेंट में सुनते हैं कि हमज़ा अपने वालिद से कौन कौन से मुख्तलिफ कुदरती आफात के ऊपर बात कर रहा है। शाम के वक्त हमज़ा अपने अब्बू का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसके अब्बू घर में दाखिल हुए, वो उनसे जाके मिला और कहने लगा, ये कुदरती आफात किन को कहते हैं? बेटा, सैलाब, ज़लज़ले और तूफ़ान को कुदरती आफात कहते हैं। अब्बू, हमें आज होमवर्क मिला है कि कुदरती आफात कौन कौन सी होती हैं और हम इनसे अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो क्या आप मेरी होमवर्क करने में मदद करेंगे? जी बेटा, क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद हमज़ा अपनी कॉपी लेकर अपने अब्बू के साथ बैठ गया। जैसा कि आपने पहले बताया कि सैलाब, ज़लज़ले, तूफ़ान कुदरती आफात हैं, इनके अलावा और कौन कौन सी कुदरती आफात हैं? बेटा, इसी तरह खुशसाली, लैंडस्लाइडिंग यानी ज़मीन का सरकना और वाइल्ड फायर्स यानी जंगल में लगने वाली आग भी कुदरती आफात हैं। अब्बू, क्या हर कुदरती आफत मौसम की वजह से होती है? नहीं बेटा, हर कुदरती आफत मौसम की वजह से नहीं होती। तूफान, सैलाब, खुशसाली और लैंडस्लाइडिंग यानी ज़मीन का सरकना जो हर साल हमारे गांव में होती है, मौसम की वजह से होते हैं। इसी तरह ज़लज़ले किसी भी मौसम में किसी भी जगह हो सकते हैं। अब्बू, हम कुदरती आफात से महफूज रहने के लिए क्या कर सकते हैं? हमज़ा, कुदरती आफात से महफूज रहने के लिए हमें 3 मरहलों में तैयारी करनी होगी। पहले मरहले में कुदरती आफात के आने से पहले की तैयारी, दूसरे मरहले में कुदरती आफात के दौरान की तैयारी और तीसरे मरहले में कुदरती आफात के बाद की तैयारी करनी है। हमज़ा, क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी कुदरती आफत से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? हमें घर में रहना चाहिए, अपने पास टॉर्च और मोबाइल फ़ोन भी रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमज़ा, हमारे घर और स्कूल में तमाम ज़रूरी सामान जैसे कि टॉर्च, रेडियो, टीवी, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह हर शख्स के पास पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल और ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करने के लिए फ़ोन नंबर्स होने चाहिए। अब्बू, अगर ज़लज़ला आ जाए और हम किसी इमारत के अंदर मौजूद हों तो क्या करें? किसी भी कुदरती आफत के दौरान, जैसे कि ज़लज़ले के दौरान, अगर आप किसी इमारत में मौजूद हैं तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल या चेयर के नीचे छुप जाएं और अपने सर को अपने हाथ और बाजू से ढक लें ताकि आप महफूज रहें। बेटा, ज़लज़ले के बाद इमारतों, दरख्तों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अब्बू, सैलाब का खतरा हो तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा, खबरदार रहें। सैलाब के दौरान दरिया और नदी नालों से दूर रहें और लैंडस्लाइडिंग के वक्त लैंडस्लाइडिंग की जगह से भी दूर रहें। कुदरती आफात के ख़त्म होने के बाद हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? कुदरती आफात के ख़त्म होने के बाद सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि किस शख्स को मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फिर उस शख्स की सबसे पहले मदद की जाए। उसके बाद ज़िले इंतज़ामिया के अहकामात पर अमल करें और रिलीफ के कामों में भरपूर साथ दें। अब्बू, एक आखिरी सवाल, क्या कोई हुकूमती इदारा है जो कुदरती आफात से निपटने के लिए मंसूबाबंदी करता है? पाकिस्तान का इदारा NDMA, जिसका काम मुख्तलिफ कुदरती आफात से निपटना है। NDMA हर साल के लिए एक नई हिकमत अमली तैयार करता है और लोगों को आगाही देने के लिए भी काम करता है। अब्बू, आज आपने मुझे
कुदरती आफात के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और ये तो मैं अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। शाबाश बेटा, अब आप अपना होमवर्क बआसानी कर सकते हैं। देखा बच्चों, हमजा के अब्बू ने कितनी ज़रूरी बातें बताई हैं। अब आप सब ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कुदरती आफात से निमटने के लिए मुख्तलिफ तदाबीरें सोच कर लिखनी है। तो चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में एक पेंडेमिक यानी आलमी वबा फैली हुई है, जिसे कोविड-19 या कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, यानी कि एक बीमार शख्स से दूसरे बीमार शख्स तक फैल सकता है। सेहत के इदारों ने हिफाजती तदाबीर बताई हैं जिस पर हर जिम्मेदार शहरी को अमल करना चाहिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले आपने साफ सफाई का भरपूर ख्याल रखना है। हाथों को अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं और धोते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पानी ज़ाया ना हो रहा हो। घर से बाहर बिला ज़रूरत ना निकलें और अगर जाना पड़े तो मास्क पहन कर निकलें। लोगों से मिलते वक्त हाथ और गले ना मिलाएं और हुकूमत पाकिस्तान की दी हुई SOPs पर अमल करें। आए हम जिम्मेदार शहरी बनकर कोरोना वायरस का मुकाबला करते हैं। आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ नेचुरल डिज़ास्टर्स यानी कुदरती आफात और उससे बचने के मुख्तलिफ मराहिल पर गुफ्तगू की। उसके बाद हमने ये सीखा कि किसी भी पेंडेमिक की सिचुएशन में हमें ज़िम्मेदार शहरी बनकर अपना किरदार कैसे अदा करना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने भी हमारी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत सीखे होंगे। आज अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।